नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल में पॉलिटी की पाठशाला और एक नई सीरीज कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए हम आज चर्चा करेंगे धन विधेयक की प्रक्रिया, विशेषताएं और संचालन, और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। प्रश्न ये आता है, अक्सर पूछा जाता है कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन। इसमें आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक के तहत आता है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय इसके अंतर्गत आएगा। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि या अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसे धन निकालना इसके अंतर्गत आता है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसी किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना भी इसके अंतर्गत यानी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते में, किसमें? सार्वजनिक खाते में धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा जारी करना या संघ किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे धन विधेयक की विशेषता क्या है। पहली विशेषता ये है कि इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 110 जो धन विधेयक है इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, यानी प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश क्या है? आवश्यक है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये सरकारी विधेयक है। कौन सा विधेयक है ये? सरकारी विधेयक है। यह एक सरकारी विधेयक है और इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि धन विधेयक किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो किसी एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। सामान्य सदस्यों के द्वारा धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि राज्यसभा की सीमित शक्तियां हैं किस पर? धन विधेयक पर। यानी राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। क्या कर सकती है? केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है। किस मामले में? धन विधेयक के मामले में राज्यसभा न तो अस्वीकार कर सकती है न ही संशोधन कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है संशोधन की। कौन? राज्यसभा। समय सीमा क्या होता है कि राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस भेजना होता है। यदि नहीं भेजे तो क्या होगा? यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। अर्थात यदि लोकसभा धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा को भेजती है तो 14 दिनों के भीतर यदि राज्यसभा इसको पारित नहीं करती है या संशोधन की सिफारिश नहीं करती है तो ये पारित मान लिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होना, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। यानी किसी भी विधेयक को वो धन विधेयक कहते, ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में। ठीक है। अब राज्यसभा की शक्तियां एक बार इस स्पष्ट तरीके से देख लेते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। वह केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बाध्य नहीं है राज्यसभा की सिफारिश पर। ठीक है, उसे या तो संशोधन को स्वीकार भी कर सकती है या अस्वीकार भी कर सकती है। कौन? लोकसभा। समय सीमा राज्यसभा के लिए क्या है कि राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस भेजना होता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने
या न होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में चर्चा करते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित होने और राज्यसभा द्वारा विचार किए जाने या बिना विचार किए समय सीमा समाप्त होने, किसका, राज्यसभा, वो कितना सीमा, 14 दिन के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति देते हैं या विधेयक को रोक कर रख सकते हैं, लेकिन भी इसे पुनर्विचार के लिए नहीं वापस भेज सकते हैं। किसको, धन विधेयक को। ठीक है, ठीक, चलिए अगला कि धन विधेयक का संचालन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का संचालन है। लोकसभा में प्रस्तुति, अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यानी 109(1) कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक, अनुच्छेद 109(2) कहता है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों को लोकसभा को लौटानी होगी, सिफारिश करते उस पर। और राज्यसभा की सिफारिश के बारे में अनुच्छेद 109(3) वर्णन क्या कहा गया है, यदि राज्यसभा 14 दिनों की अवधि के भीतर विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती है तो इस अवधि की समाप्ति पर इसे दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। यानी 14 दिनों के अंदर राज्यसभा निर्णय नहीं देती है तो उसी रूप में धन विधेयक को पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने इसे पारित किया था, जिसका वर्णन अनुच्छेद 109(3) में किया गया है। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा द्वारा सिफारिशों पर विचार। अनुच्छेद 109(4) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा द्वारा अनुशंसित सभी या किसी भी संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यानी बाध्य नहीं है राज्यसभा द्वारा सुझाए गए किसी भी विषय पर। यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा अनुशंसित किसी भी विधेयक को स्वीकार करती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। यानी पहले लोकसभा ने पारित किया, उसे भेजा राज्यसभा को, राज्यसभा ने अपना सुझाव दिया ये और उस सुझाव को लोकसभा मान लेती है तो ये विधेयक यहीं पारित मान ली जाएगी, पुनः राज्यसभा को नहीं भेजी जाएगी। यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा अनुशंसित किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में इसे लोकसभा मूल रूप से पारित किया था। अर्थात लोकसभा ने इसे पारित किया, राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने अपना सुझाव लेकर के लोकसभा को भेजा। लोकसभा अगर इसे नहीं मानता है तब भी यह उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, ठीक। अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हैं। पहला प्रश्न ये कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी विधेयक में कराधान, सरकारी उधारी या भारत की संचित नीति से धन के विधेयक से संबंधित प्रावधान हो तो उसे क्या माना जाएगा। ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक, या ऑप्शन सी धन विधेयक, या ऑप्शन डी आर्थिक सुधार विधेयक। उत्तर दीजिए। इसका सिंपल सा उत्तर होगा ऑप्शन सी धन विधेयक। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक पर अपनी सिफारिश नहीं देती है तो उस स्थिति में क्या होता है। विधेयक, ऑप्शन ए कि विधेयक अस्वीकृत माना जाएगा, ऑप्शन बी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, या ऑप्शन सी विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाता है, या ऑप्शन डी विधेयक से सत्र में भेजा जाता है। उत्तर बताइए क्या। ऑप्शन सी विधेयक को स्वतः पारित मान लिया जाएगा। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक पर अपनी सिफारिशें नहीं देती है, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती है तो उसे स्वतः पारित मान लिया जाएगा। कितने दिनों बाद? 14 दिनों बाद।
ये बार बार पूछा जाता है, IMP इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखिएगा। वित्त अधिनियम 2017 में न्यायाधिकरणों की संरचना और कार्यप्रणाली में संशोधन किया गया था। इसे किस प्रकार के विधेयक के रूप में पारित किया गया था जिसे लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था? यानी वित्त अधिनियम 2017 में न्यायाधिकरणों की संरचना और कार्यप्रणाली में संशोधन किया गया था। इसे किस प्रकार के विधेयक के रूप में पारित किया गया जिसे लेकर विवाद उत्पन्न हो गया? ऑप्शन ए सामान्य विधेयक के रूप में, या ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक के रूप में, या ऑप्शन सी धन विधेयक के रूप में, या ऑप्शन डी आर्थिक सुधार विधेयक के रूप में। ऑप्शन सी धन विधेयक के रूप में, क्योंकि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा का। राज्यसभा इस पर सिर्फ अपना सुझाव दे सकती है और लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। एक बार अगर किसी विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक कह दिया तो वह धन विधेयक माना जाएगा और उसे विशेष शक्ति प्राप्त हो जाएगी लोकसभा को, क्योंकि राज्यसभा सिफारिश कर सकती है वह 14 दिनों की अवधि के अंदर। तो इससे जिस सरकार की लोकसभा में सदस्य संख्या ज़्यादा होती है तो कुछ विधेयकों को जो उन्हें निर्बाध रूप में पारित करवाना चाहती है तो धन विधेयक के रूप में लेकर उन विधेयकों को आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किस वर्ष में धन विधेयक के माध्यम से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया था? धन विधेयक के माध्यम से, देखिए ये एक आसान विधेयक होता है जिसपे लोकसभा का लगभग पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाती है, इसीलिए किसी विधेयक को अगर पास करवाना होता है तो धन विधेयक के रूप में लाया जाता है। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। किस वर्ष में धन विधेयक के माध्यम से विदेशी अंशदान, यानी विदेश से पैसा ले सकती हैं चुनावी प्रणाली में, चुनाव पार्टी चुनाव में अपने, किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन डी 2017 में, यानी विदेश से भी आप अब चंदा ले सकते हैं। अगला प्रश्न ये कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? विधेयक की वैधता की समीक्षा करना, विधेयक को पारित करना, विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना, या विधेयक में संशोधन करना। क्या? ऑप्शन सी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना। ये सबसे विशेष शक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती है, विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना। अगला प्रश्न है कि वित्त अधिनियम 2017 में न्यायाधिकरणों की संरचना और कार्यप्रणाली में संशोधन किया गया था। इसे किस प्रकार के विधेयक के रूप में पारित किया गया था? इसे तो आपने पहले ही देखा, ऑप्शन सी धन विधेयक के रूप में। क्यों? क्योंकि लोकसभा को इस पर विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है, राज्यसभा इस पर कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ सिफारिशों को। लोकसभा बाध्य नहीं है कि धन विधेयक पर अगर राज्यसभा ने कोई सिफारिश कर दी है तो उसको माना ही जाए, मान भी सकती है, नहीं मान भी सकती है। 14 दिनों के अंदर अगर राज्यसभा इस पर कोई कार्य नहीं करती है, किस पर? धन विधेयक पर, तब भी वह पारित मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि धन विधेयक क्या होता है? बहुत आसान सा है कि कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि धन विधेयक क्या होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, यानी अनुच्छेद 110 ही कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है, यानी आर्टिकल 110। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और किसी अन्य विषय पर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो, जिसमें क्वेश्चन भी हो, जिससे आप समझ सकें और जिसमें आपकी कोई दुविधा ना हो, आगे चलकर एग्जाम में कोई परेशानी ना हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।